हाय गाइस, दिस इज विशाल एंड आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग अगेन। ठीक है, आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और चैप्टर का 75% पार्ट भी हो चुका है, बस 25% बचा हुआ है। आज हमारा आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का। ठीक है, और आप सबको मैंने पहले भी बताया है, आज भी बताने जा रहा हूँ कि इस सारी पीडीएफ और सारी डीपीपी जो भी हैं सारी इसमें मिल जाएंगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट विद के सर। ठीक है, चलते हैं हमारा लेक्चर पे। चलो देखो, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। आज पढ़ने वाले हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इलेक्ट्रिकल पावर और कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, यानी कि बिल कैलकुलेट करना कि तुम्हारा बिजली का बिल कितना आएगा। ठीक है, चलो हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे। हमारा पहला टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बहुत काम की चीज़ है, वो मैं आपको इसके एप्लीकेशंस में पता लग जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है क्या। फर्स्ट तो ये कि साइंटिस्ट जूल ने ये लॉ दिया था। जूल को आप एनर्जी, वर्क, यहाँ पर आपने यूनिट सुनी होगी जूल। जूल ने एनर्जी, वर्क, इन सब चीज़ों पर बहुत सारा काम किया है। हीट पर, एनर्जी पर बहुत सारा काम किया है। तो जूल्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक हीटिंग इफेक्ट के बारे में लॉ दिया, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लॉ दिया, और वो हीटिंग इफेक्ट के बारे में लॉ दिया। बताता हूँ, देखो। हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, मतलब कि किसी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है, किसी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कुछ चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। अब कुछ चीज़ें मतलब कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहली चीज़ है कि वो अपने करंट फ्लो के स्क्वायर के करंट फ्लो के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब सर हमने पिछली बार तो सुना था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, पर सर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बताता हूँ। स्क्वायर का मतलब ये है कि जब कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगी लेकिन स्क्वायर में प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब अगर कोई चीज एक बढ़ती है तो सामने वाली चीज एक ही बढ़ेगी, लेकिन अगर वो दुगनी हो जाती है या 2 टाइम्स हो जाती है तो वो उसके स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि 2 का 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, अगर वो 3 टाइम्स होती है तो वो 9 टाइम्स हो जाएगी। वो 4 टाइम्स होती है तो दूसरी चीज, सामने वाली चीज 16 टाइम्स हो जाएगी। मतलब इनका प्रोपोर्शन स्क्वायर में बढ़ता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले डिपेंड करेगा करंट फ्लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट फ्लो के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी चीज हमारे पास में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। कैसे, मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद में है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब सर ये तीनों चीजें थोड़ा सा आउट जा रही है, ये होती क्या है, कैसे काम करती है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, हीट कब प्रोड्यूस होगी, सबसे मेन बात तो है कि हीट कब प्रोड्यूस होगी। सर हीट प्रोड्यूस होने का पीछे का रीजन क्या है? देखो, जब भी किसी वायर में जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कॉलिजन करेंगे। कॉलिजन का मतलब टकराएंगे। इलेक्ट्रॉन का जो कॉलिजन होगा, कॉलिजन ऑफ, एक सेकेंड, कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें हीट प्रोड्यूस करता है। कैसे? जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एक दूसरे से टकराएंगे तो उससे एनर्जी बाहर निकलेगी हीट के रूप में। किसके रूप में? हीट के रूप में। तो हीट प्रोड्यूस होने के पीछे का रीजन है इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन। अब इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन कब होगा? जब उसमें करंट फ्लो बहुत ज्यादा होगा। जब उसमें करंट फ्लो बहुत ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन कब होगा? जब उन्हें रोका जाएगा आगे बढ़ने से, तो एक दूसरे से टकराएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन कब होगा? जब ज्यादा टाइम के लिए उनको दिया जाएगा। जैसे कि ज्यादा टाइम लोगे तो ज्यादा कॉलिजन होंगे, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा कॉलिजन होंगे, वहीं पे ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ज्यादा कॉलिजन होंगे। सिंपल। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस होने के पीछे का रीजन क्या था? कॉलिजन। और कॉलिजन को बढ़ाने का काम कौन करता है? करंट फ्लो, रेजिस्टेंस और टाइम पीरियड। चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से एक फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। एक फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, ये वाला। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान से देखना। देखो,
आपने पढ़ा था वोल्टेज। वोल्टेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, W अपॉन Q। W क्या था, वर्क, और Q क्या है हमारे पास में, चार्ज। ठीक है, तो W अपॉन Q को हम लोग वोल्टेज कहते थे। तो क्या तुम यहां से वर्क निकाल सकते हो, वर्क निकलेगा Q इंटू वी, क्योंकि ये Q इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वर्क हमारे पास आ जाएगा। अब देखो हमने वर्क क्यों निकाला है, क्योंकि हमें चाहिए एनर्जी। जूल किससे रिलेटेड है, एनर्जी से, वर्क से। तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी। अल्टीमेटली हमें एनर्जी चाहिए, तो हमने सबसे पहले वर्क निकाला। और वर्क कहाँ पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिकल करंट में, वोल्टेज में, वोल्टेज में वर्क था। तो वोल्टेज इक्वल्स टू W अपन क्यू होता है, यहाँ हमें पता है फॉर्मूला है, ये पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग। हमने उसी फॉर्मूला से निकाला कि वर्क डन क्या होगा, Q इंटू वी, यानी कि चार्ज इंटू वोल्टेज। देखो अब Q के बारे में भी हमने दो तीन चीजें जानी है और V के बारे में भी दो तीन चीजें जानी है। देखो एक चीज, क्या आप Q का वैल्यू IT रख सकते हैं, कैसे बताता हूँ। I किसे कहते हैं, यानी कि करंट। करंट को हम लोग लिखते थे, करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम, उसे ही तो करंट कहते थे। लेकिन अगर मुझे यहाँ से Q निकालना है तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, Q इज इक्वल टू IT। ठीक है, तो Q का वैल्यू आ गया और यही Q का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, तो Q का वैल्यू तो आ गया हमारे पास IT। अब V का वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है, मैंने आपसे एक बात कही थी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में भी आप ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ओम्स लॉ का यूज किया जाएगा। देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में भी यहाँ पर ओम्स लॉ का यूज किया जा रहा है। देखो V इज इक्वल टू IR, ये किस में पढ़ा था हमने, ओम्स लॉ में। देखो ओम्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू IR होता है। तो क्या V का वैल्यू IR रख सकते हैं हमने यहाँ पे, देखो V का वैल्यू रख दिया हमने IR। अब V का वैल्यू IR है तो W इज इक्वल टू IT इंटू IR। तो क्या इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं हम लोग, हम लिखेंगे W को, आपने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम 9th क्लास में, 9th क्लास का एक चैप्टर है, उसमें आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था कि वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। कैसे, तो वर्क को हम लोग क्या एनर्जी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं I का स्क्वायर। वैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि I स्क्वायर, यहाँ पे भी I था, यहाँ पर भी I था, I और I मल्टीप्लाई हो गए तो I स्क्वायर, और बाद में R क्या है, रेजिस्टेंस, और T क्या है, टाइम पीरियड। अब देखो ध्यान से, ये I के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि I स्क्वायर बढ़ेगा तो E बढ़ेगा, यानी एनर्जी बढ़ेगी। R बढ़ेगा तो भी एनर्जी बढ़ेगी, T बढ़ेगा तो भी एनर्जी बढ़ेगी। अब ये एनर्जी है कौन सी जो बढ़ रही है, ऐसी एनर्जी जो बाहर आ रही है, उस एनर्जी को हम लोग कहेंगे हीट। आपने देखा होगा किसी भी चीज में, अगर आपने कोई बल्ब देखा है, उसमें थोड़ी देर तक आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, थोड़ी देर बाद वो बल्ब गर्म होने लग जाता है, उसे कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यानी किसी भी चीज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद में उस चीज का गर्म होना क्या कहलाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और उसे कैलकुलेट किया जा सकता है इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना, कभी भूलना मत, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ लिया, कहीं ना कहीं उनको अप्लाई भी तो किया जा रहा होगा। क्या इन्होंने ऐसे ही लॉ दे दिया, नहीं, उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन होगा, तभी तो इन्होंने लॉ दिया है। देखो एप्लीकेशंस में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल बल्ब। आपने देखा होगा आपके घरों में कोई भी बल्ब है, ठीक है। अब बल्ब के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे इलेक्ट्रिकल बल्ब के अंदर, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है, इस बल्ब के अंदर बहुत सारा वायर होता है ऐसा, उसे हम लोग कहते हैं फिलामेंट। इसे क्या कहते हैं हम लोग, फिलामेंट। इसे कहते हैं हम लोग ये फिलामेंट, फिलामेंट कह सकते हैं। ये फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। अब सर किसी और चीज का क्यों नहीं बना सकते, हम कॉपर का बना सकते थे, सिल्वर का बना सकते थे, चलो सिल्वर महंगा है, कॉपर का ही बना लेते, एल्यूमिनियम का बना लेते, आसानी से मिल जाता। लेकिन नहीं, हम लोग बनाएंगे टंगस्टन का। उसका रीजन ये है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अब सर ये मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। सोचो मैंने किसी वायर में, टंगस्टन के वायर में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की,
अब अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो हीटिंग की वजह से वो जल्दी ही टूट जाएगा और हमारा वायर खराब हो जाएगा, मतलब हमारा बल्ब खराब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसी किसी मेटल का या ऐसी किसी चीज का वायर बना दूं, फिलामेंट बना दूं जो बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखता हो कि उसे आसानी से कम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं किया जा सकता, तो क्या होगा सर, वो आसानी से मेल्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन इस हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से इसमें ग्लोइंग इफेक्ट जरूर आएगा, मतलब ये जलेगा तो जरूर, यानी कि ये ग्लो जरूर होगा, लेकिन ग्लो होने के साथ साथ में ये टूटेगा नहीं। इसीलिए आप कभी भी ऐसा देखना कि जैसे आपने बल्ब जलाया तो बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट होता है वो चमकने लग जाता है। क्यों चमकने लग जाता है? क्योंकि उसके अंदर ग्लोइंग इफेक्ट तो आ जाता है और वो चमकने के साथ साथ गर्म भी होगा, लेकिन वो कभी भी टूटेगा नहीं। रीजन क्या है ना टूटने का? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पर कोई भी चीज पिघलने लगे, अगर वो जल्दी पिघल जाएगा तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। हम एक बल्ब लगाएंगे, खराब हो गया, फिर दूसरा लगाएंगे, फिर खराब हो गया। इसलिए टंगस्टन का यूज किया जाता है। और यहाँ से सवाल पूछने की चांसेस रहते हैं कि बताइए कि इलेक्ट्रिकल बल्ब में फिलामेंट के रूप में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? टंगस्टन का, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इसका दूसरा यूज केस है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। देखो ये इसका उल्टा मान लो। कैसे? यहां पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था, इलेक्ट्रिकल फ्यूज में इस्तेमाल किया जाता है कि ऐसा कोई वायर जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो हो। क्यों? बताता हूं। देखो फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है अक्सर बचने के लिए। किस चीज से? शॉर्ट सर्किट से या ओवरलोड से बचने के लिए। ओवरलोड से क्यों? जैसे अगर लाइट ज्यादा आ गई तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपने पढ़ाई है कि जैसे लाइट आती है तो हीट होता है, और हीट होने की वजह से कभी कभी आग लग जाती है। उस आग लगने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है हीट की वजह से कोई भी चीज जल जाए, कोई वायर जल जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, उन चीजों से बचने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? फ्यूज लगाते हैं। अब फ्यूज कैसा होता है? फ्यूज ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि यहाँ से एक वायर आ रहा है, यहाँ से एक वायर आ रहा है, इन दोनों के बीच में हम लोग एक फ्यूज लगाएंगे। उस फ्यूज में एक छोटा सा वायर होता है, बहुत ही पतला सा, छोटा सा वायर होता है पतला सा। इसी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ती है, ठीक है, करंट आगे बढ़ता है। अगर मान लो ये वायर में बहुत ही ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट का बना दूं, लो मेल्टिंग पॉइंट का, तो इससे क्या होगा, जितना हमें रिक्वायर है उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे बढ़ पाएगी। अगर उससे कम आई, अगर मान लेते हैं कि उससे कम आई तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन जैसे ही ये इससे ज्यादा आने लगेगी तो इसकी वजह से ये तार बीच में ही टूट जाएगा। देखो तो इलेक्ट्रिसिटी आगे जाना बंद हो गई। आगे कोई भी अप्लायंस लगा हो वो बिल्कुल सेफ रहेगा। तो फ्यूज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बचने के लिए। क्यों? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है, बहुत ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो फ्यूज वायर के रूप में हम लोग करते हैं कॉपर निकल का अलॉय, कॉपर निकल का अलॉय यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होगा, ठीक है। तो कैसे याद रखना है मैं बताता हूं। बताओ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के एप्लीकेशन, एक का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा बल्ब में, एक का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, वो हम यूज करेंगे फ्यूज में। तो दो तो याद हो गए। तीसरा, तीसरा बताता हूं। आपने देखा होगा हीटर, गीजर, इलेक्ट्रॉनिक आयरन, देखा होगा प्रेस, ठीक है। हीटर देखा होगा, आपने देखा होगा एक एक हीटर देखा होगा, उसमें एक तार होता है, वो ग्लो कर रहा होता है थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, और उसमें से बहुत सारी हीट निकल रही होती है, ठीक है, उसे हीटर कहते हैं। गीजर, आप अभी सर्दियां चल रही तो पानी गर्म करने के लिए गीजर। इलेक्ट्रॉनिक आयरन मतलब कि प्रेस का इस्तेमाल किया होगा इस्त्री करने के लिए, कपड़े कड़क करने के लिए आपने आयरन का इस्तेमाल किया होगा। इन सब में भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इस्तेमाल होता है। कैसे? बताता हूं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम लोग किसी भी चीज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जोड़ते हैं, यानी करंट उसमें प्रोवाइड करते हैं, तो उसका जो तार होता है वो गर्म होने लग जाता है। गर्म होने की वजह से वो थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट दिखाने लग जाएगा। हीटिंग इफेक्ट की वजह से गर्माहट आने लग जाती है, गर्म होने लग जाती है। अगर वो पानी में है तो वो पानी को गर्म कर देगा, अगर वो एनवायरमेंट में है तो वो हीटर की तरह एनवायरमेंट को गर्म कर देगा, और वो अगर किसी कपड़े के ऊपर हम लोग चलाएंगे तो उसको बिल्कुल कड़क कर देगा, सीधा कर देगा, गर्म कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज बनाई जा सकती है नाइक्रोम वायर से। नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल किया जाता है हीटर, गीजर, इलेक्ट्रॉनिक आयरन में। क्यों? रीजन, नाइक्रोम वायर हीटिंग इफेक्ट दिखाता है। और नाइक्रोम वायर क्या होता है? निकिल और क्रोमियम का मिक्सचर, कह सकते हैं निकिल और क्रोमियम का मिक्सचर
एक वायर के रूप में बनाया जाता है, उसे नाइक्रोम वायर कहते हैं। इसमें अच्छी खासी हीटिंग हो जाती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम एक बार समर अप कर लेते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, कि जूल्स ने ये कहा कि हीटिंग इफेक्ट दिखाती है कोई भी चीज, कोई भी वायर हीटिंग इफेक्ट दिखाता है, या कंडक्टिंग वायर जो होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट दिखाते हैं कब, जब उसमें करंट फ्लो हो रहा हो, उसमें रेजिस्टेंस हो और कुछ टाइम दिया जाए, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमने इसका फॉर्मूला भी देख लिया था, इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला रट्टा मार लो, इससे सवाल आने के चांसेस होते हैं। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास में पावर। देखो पावर क्या है, हमने जनरली पढ़ा है कि पावर है कि एक बिल्कुल फिक्स टाइम में कितना वर्क किया जाता है उसे पावर कहते हैं। सिंपल सी बात है, एक बिल्कुल फिक्स टाइम में कितना काम किया जाता है उसे पावर कहते हैं। यहां पर पावर का मतलब है द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर, मतलब कि कितना करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना फ्लो होगी, उसका रेट जो है वो कहलाता है पावर। इतनी एनर्जी आ रही है इतने टाइम में, इतना काम हो रहा है इतने टाइम में, उसे कहते हैं हम लोग पावर। देखो द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट मतलब भाव कि कितना आ रहा है ना, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आपको पता ही है, किसी भी चीज में करंट का फ्लो होना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब ये W क्या है, ये है वर्क डन, ये क्या है वर्क डन, और T क्या है टाइम, T क्या है टाइम। तो वर्क डन अपॉन टाइम क्या कहलाता है पावर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E अपॉन टी। E क्या है, E है यहाँ पर एनर्जी। कौन सी एनर्जी, कौन सी एनर्जी सोचो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो एनर्जी आ गया, एनर्जी अपॉन टाइम भी पावर कह सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। कौन सा वाला फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू E अपॉन टी। देखो ये फॉर्मूला भी काम में आने वाला है, एनर्जी अपॉन टाइम बहुत ज्यादा काम में आएगा। चलो देखो अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पावर के फॉर्मूलाज काम में आ सकते हैं। देखो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, सबको पता है। अगर मैं W अपॉन टी, W को अभी आपने कहा था कि V बराबर होता है W अपॉन Q, थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने। ठीक है, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो क्या हम यहां से वर्क डन निकाल सकते हैं कि V इंटू क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो हमने क्या किया, पावर बराबर वर्क डन की जगह लिख दिया Q इंटू वी अपॉन टाइम टी। अब देखो यहां पर आपको कुछ सिमिलर सा दिख रहा होगा, फर्स्ट लेक्चर में आपने कुछ पढ़ा था कि करंट किसे कहते हैं। करंट मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट में आपने पढ़ा था कि चार्ज पर यूनिट टाइम, दिख रहा है ये, चार्ज पर यूनिट टाइम ही करंट कहलाता है। देखो तो क्या मैं Q अपॉन टी को करंट लिख सकता हूं, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू वी तो सेम रहेगा, लेकिन Q अपॉन टी की जगह I लिख सकते हैं। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, P इज इक्वल्स टू वी आई। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आगे भी काम में आएगा और अभी भी काम में आएगा। ठीक है, अब पावर का एक फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, P इज इक्वल्स टू वी आई, बिल्कुल फिक्स पढ़ लिया। इसी फॉर्मूला से हम दो और फॉर्मूलाज बना सकते हैं। अगर हम लोग V का वैल्यू रख दे IR, ये कौन सा है ओम्स लॉ, मैंने कहा था ओम्स लॉ हर जगह काम में आता है। अगर ओम्स लॉ से V का फॉर्मूला रख दें IR, V की जगह IR रख दें तो आ जाएगा हमारे पास P बराबर I स्क्वायर R। ठीक है, आ गया सर, ये भी आ गया। वहीं पे अगर हम लोग I की वैल्यू रख दें तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, ये भी ओम्स लॉ से ही होता है, ये भी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही होता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, तो हम रख देंगे I की जगह V अपॉन R, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। बिल्कुल सर, ये भी आ गया हमारे पास में। हमारे पास दोनों ही चीजें हो गई, एक फॉर्मूला आ गया ये, इस फॉर्मूला से बन गया एक तो ये फॉर्मूला, ये भी स्टार लगा लो, एक ये फॉर्मूला, ये भी स्टार लगा लो। देखो तीन फॉर्मूला आ गए, इन तीनों फॉर्मूला पे कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। अगर उसने V और R दिया है तो पावर निकाल लोगे, अगर उसने I और R दिया है तो पावर निकाल लोगे, और अगर R नहीं दिया, V और I ही दिया है तो भी पावर निकाल लोगे। ठीक है,
चलो अब हम चलते हैं आगे। पावर हमने पढ़ लिया है, पावर क्या क्या हो सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, पावर पे एक बहुत ही छोटा सा सवाल करते हैं। पावर से रिलेटेड एक सवाल है, देखो ध्यान से। टू लैम्प्स ऑन टू लैम्प्स वन रेटेड 100 वोट, ये वोट है, ठीक है, वोल्ट नहीं है, 220 वोट एट 220 वोट, वोल्ट, ये वोल्ट है, यानी कि ये हमने वोल्टेज ले लिया और ये हमें उसने पावर दे दी, ठीक है, ठीक है। एंड द अदर 60 वॉट, 60 वॉट मतलब कि ये पावर नंबर 2 दे दिया, ये पावर नंबर 1 दे दिया उन्होंने, ठीक है। एट 220 वोल्ट, ये वोल्टेज तो सेम ही है, सेम उधर ये भी सेम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्टेड है, टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, यानी इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से पैरेलल में कनेक्टेड है, एक ऊपर कनेक्टेड है एक नीचे कनेक्टेड है और दोनों सेम कनेक्टेड है एक ही स्ट्रक्चर में, ठीक है। देखते हैं व्हाट करंट इज, यानी कि करंट पूछ रहा है, आई पूछ रहा है, टोटल इज अ ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इज द इन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहां भी वोल्टेज यही है, यहां भी वोल्टेज यही है, यहां भी वोल्टेज यही है, ठीक है, सिंपल सी बात है, वोल्टेज यही है। आपने देखा कि वोल्टेज हर जगह सेम है, बिल्कुल सेम है वोल्टेज हर जगह, और आई जो है वो डिवाइड करेगा, बताता हूं कैसे। जब भी मैंने आपसे पहले, जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था, जब भी पैरेलल में चीजें लगेंगी, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगेगा तो उसमें करंट डिवाइड करेगा। उसका रीजन क्या था, सोच के देखना। उसका रीजन मैंने बताया था कि जब भी वायर डिवाइड करेगा, यानी कि वायर की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगी, वायर अलग अलग हो जाएंगे तो वहां पर करंट भी अलग अलग हो जाएगा। इसलिए क्या होगा यहाँ पर देखो, जब भी ये वायर जो ऊपर जा रहा है, इस वायर में आने वाली करंट क्या थी, आई, लेकिन अगर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो एक हो गई I1 और एक हो गई हमारे पास I2, यानी कि दो अलग अलग हो गई। अब देखो यहाँ पर ये बल्ब है, ये 100 वॉट का बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये 60 वॉट का बल्ब है, ठीक है, 100 वॉट एंड 60 वॉट, ठीक है। देखो अब ये दोनों आई यहाँ पर आ करके मिल जाएंगी और वापस से क्या बना लेंगी, आई, मतलब टोटल करंट तो आई है, टोटल करंट क्या है, आई। अब आप सोचो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने पावर का फॉर्मूला देखा था, पावर का फॉर्मूला कहता है कि P इज इक्वल टू वी आई, यही पढ़ा था, P इज इक्वल टू वी आई। तो पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी आई। क्या पावर दे रखी है इन्होंने, हाँ सर इसमें तो दे रखी है, इसकी भी दे रखी है, इसकी भी दे रखी है, ठीक है। क्या वोल्टेज दे रखा है, हाँ सर वोल्टेज भी दे रखा है, इसका भी वोल्टेज 220 है, इसका भी वोल्टेज 220 है, बिल्कुल सर। अब हमें क्या निकालना है, आई तो निकालना है। देखो अब आई टोटल वाला निकालना है तो हमें क्या चाहिए, टोटल पावर चाहिए, सिंपल, टोटल वोल्टेज चाहिए। अब इनको अगर टोटल पावर टोटल वोल्टेज भी करेंगे तो भी नहीं आएगा, हमें निकालना पड़ेगा कि पहले इसमें वोल्ट, इसमें कितना करंट था, इसमें कितना करंट था। अगर मैं इन दोनों करंट को जोड़ दूं तो क्या हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा, हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। चलो देखते हैं। हमने सबसे पहले निकाला केस नंबर 1, केस नंबर 1 मतलब कि हम ये वाला वायर ले लेते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला वायर। देखो केस नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि देखो हमारे पास पावर कितना है, P1, P1 कह सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में वोल्टेज कितना है, मान लेते हैं कि V1 या V लिख दो, दोनों बराबर ही है, और करंट क्या है I1। तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि P1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100 वॉट, कितनी है 100 वॉट। वहीं पर हमारे पास V की वैल्यू कितनी है 220, और I की वैल्यू है ही नहीं, I तो निकालना है। तो क्या तुम I निकाल सकते हो, I1 इज इक्वल टू 100 अपॉन 220, डन, ठीक है। हम इसको यहीं छोड़ देते हैं आगे सॉल्व इजी करने के लिए, ठीक है। अगला है हमारे पास में केस नंबर 2। देखो केस नंबर 2 कहता है कि P2 इज इक्वल टू VI2। देखो P2 मतलब कि ये दूसरा वाला वायर देखा हमने, इधर वाला नीचे वाला पैरेलल में लगाया जो, ठीक है। तो P2 इज इक्वल टू V सेम ही है क्योंकि V दोनों तरफ 220 वोल्ट है, और इसमें हमेशा V सेम ही रहेगा क्योंकि पैरेलल में V सेम ही रहता है। देखो ध्यान से, अब हम लोग अगर इसमें वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पर आएगा P2 इज इक्वल टू 60 वोट, ठीक है, यहाँ भी चाहो तो वोट लगा दो। अब इधर यहाँ पर वोल्टेज कितना है हमारे पास में 220 और I2, देखो I2 का वैल्यू आएगा हमारे पास 60 अपॉन 220, डन।
आ गया सर, I1 का वैल्यू आ गया, I2 का वैल्यू आ गया। क्या I टोटल जो इसमें बह रही है, I टोटल आएगा I1 प्लस I2, क्योंकि यहां इन्होंने डिवाइड किया, वापस से एक हो गई, तो इसमें जो टोटल करंट बह रहा है वो I1 प्लस I2 के बराबर ही तो होगा, कॉमन सेंस। ठीक है, इसमें जो करंट बह रहा है वो दोनों की वैल्यू को ऐड करने के बाद सेम मिल जाएगा हमें। चलो आगे बताता हूं, देखो I1 प्लस I2 कर लो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 100/220 प्लस 60/220, डन। अब देखो यहाँ टोटल आएगा हमारे पास में, यहाँ पर लिख देते हैं, हमारे पास में आ जाएगा 160/220। इतना कैलकुलेशन तो कर लोगे आप, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दो, कितना आ गया हमारे पास में, इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 8 अपॉन कितना आ जाएगा, हाँ 8/11, डन, 8/11। और ये किस में आएगा वैल्यू, एम्पियर में। कभी भी यूनिट लगाना मत भूलना, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप यूनिट लगाना भूल गए तो आपका नंबर कट हो सकता है, ठीक है। चलो हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया। इस सवाल में कोई भी डाउट है तो आप बीच में पूछ सकते हैं कि सर कैसे आया, क्यों आया, कहीं भी आप कमेंट कर सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला चीज है, ये लास्ट टॉपिक है इसका, बताता हूँ, ये इसका लास्ट टॉपिक है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। बताता हूँ कैसे। सोचो आपके घरों में लाइट आती है, लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, तो आपको क्या लगता है क्या ये फ्री आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, पैसे लगते हैं, हर महीने बिल आता है, बिल्कुल, कभी 1000, कभी 2000, कभी 1500, ऐसे बिल आता है सर हमारा, तो अच्छा खासा बिल आता है, कभी कभी किसी का ज्यादा भी आता है, किसी का कम भी आता है, और हम सोचते हैं कि बिल कम ज्यादा क्यों आ रहा है। आज आप जो चीज सीखेंगे उसके हिसाब से आप अपने घर की एक एक अप्लायंस, यानी घर में जो भी चीजें, कोई बल्ब है, कोई टीवी है, कोई फ्रिज है, उन सब के बारे में निकाल पाएंगे कि इसका कितना बिल आ रहा है मंथली। ये यूजुअली हम लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कभी भी, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें आप करके देखना, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूं कैसे करनी है, देखो ध्यान से। कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट का मतलब व्यवसायिक इकाई। कमर्शियल यूनिट का मतलब होता है कि वो कभी भी किसी चीज को बेचना खरीदना। जब आप एनर्जी को बेच रहे हैं, कौन सी एनर्जी है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खरीदने बेचने के लिए कमर्शियल यूनिट यानी कि व्यवसायिक यूनिट का यूज किया जाता है, ठीक है। इसको खरीदने बेचने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उस इलेक्ट्रिकल यूनिट की कमर्शियल यूनिट कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है P = E/T, यही फॉर्मूला है हमारे पास में, ठीक है। तो क्या आप यहां से एनर्जी निकाल सकते हैं? कैसे एनर्जी निकलेगी, P × T लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकते हो, हम तो स्मार्ट है, हमें पता है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब P के लिए जो यूनिट यूज की जाती है कमर्शियली वो की जाती है किलोवाट, और टाइम के लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो की जाती है हावर। अब सर ऐसा क्यों? देखो किलोवाट में ही उसको नापा जा सकता है क्योंकि वो बहुत इजीली नापा जा सकता है उसको। हमारे घर में जो लाइट आती है अगर हम उसको वॉट में नापेंगे, यानी कि अगर हम हमारे घर में जो पावर आती है किसी भी रेफ्रिजरेटर की, किसी टीवी की, किसी बल्ब की जो पावर होती है वो वॉट में होती है। लेकिन अगर हम लोग वॉट में कैलकुलेट करेंगे तो वॉट के हिसाब से बहुत ही छोटा नंबर आता है, बहुत ही माइन्यूट नंबर आता है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं किलोवाट में, ठीक है। देखो और हावर में क्यों सर, मिनट में क्यों नहीं, सेकंड में क्यों नहीं? देखो मैं बता रहा हूँ, डेज में क्यों नहीं? देखो हावर में इसलिए क्योंकि हम लोग किसी भी चीज का इस्तेमाल कभी भी सेकंड्स के लिए नहीं करते, और सेकंड्स के लिए जो बिल आएगा वो भी बहुत कम आएगा, मिनट के लिए जो बिल आएगा वो बहुत कम आएगा, लेकिन हावर्स के लिए एक ठीक ठाक सा बिल आएगा। क्यों? क्योंकि आप हावर्स को पर डे में यूज कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि मैंने एक बल्ब जलाया 6 आवर्स पर डे, एक बल्ब को जलाया 3 आवर्स पर डे, एक टीवी चलाई मैंने 2 आवर्स पर डे, ठीक है। तो ठीक है, इसलिए इसकी कमर्शियल यूनिट होती है हावर्स में, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर के क्या आप लिख सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर के हम लोग लिख सकते हैं किलोवाट हावर। और ये जो किलोवाट हावर है ना, 1 किलोवाट हावर ही क्या कहलाता है, 1 यूनिट। अब इस यूनिट का कितना भी रुपीस चार्ज किया जा सकता है अलग अलग कंपनीज के द्वारा। जैसे कहते हैं कि 1 यूनिट बिजली 10 रुपए की, 1 यूनिट बिजली 5 रुपए की, 1 यूनिट बिजली 15 रुपए की, ठीक है। चलो देखो अब आता है हमारे पास में, ये आपको तो समझ में आ गया होगा कि हमने क्या पढ़ लिया सर, बिल्कुल अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन हमें आता नहीं है।
एक बार मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपको सच में समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है किसी भी टाइप के बिल को। बताता हूँ, देखो सवाल सुनना ध्यान से। सवाल यह है कि एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर फ्रिज रेटेड 400 वॉट, 400 वॉट का मतलब क्या हुआ, इन्होंने हमें दे दिया है उसका पावर। यूनिट से आप पावर समझ जाना, यूनिट से आप समझ जाना कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दी है। 400 वॉट का मतलब पावर दे दिया है। ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे यानी एक दिन में उसे 8 घंटे तक चलाया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 पर kWh यानी कि किलोवाट आवर, यानी कि 3 रुपए पर यूनिट चार्ज कर रहे हैं। इस कंपनी ने 3 रुपए पर यूनिट चार्ज लगाया है। ठीक है। अब इनका कहना है कि एक 400 वाट का रेफ्रिजरेटर है, वो 8 घंटे डेली चलता है और 30 दिन तक जो चलेगा तो उसका बिल कितना आएगा अगर वो 3 रुपए पर यूनिट चार्ज करते हैं। ठीक है। अगर इतना चार्ज आता है तो उनका बिल कितना आएगा। ठीक है। देखो सबसे सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है, एनर्जी निकालनी है, तो हम लोग निकाल सकते हैं P इंटू टी। कैसे? P मतलब पावर और T मतलब टाइम पीरियड। देखो एनर्जी निकालने के लिए, अब हमें एनर्जी निकालने के लिए पावर की वैल्यू रखनी होगी। पावर है हमारे पास में 400 वॉट। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में टाइम पीरियड है। अब आप कहोगे सर टाइम पीरियड तो हम लोग 8 आवर्स रख सकते हैं। नहीं, 8 आवर्स तो रख सकते हैं लेकिन वो तो एक दिन का टाइम है ना बेटा, हमें रखना है 30 डेज के लिए। अगर एक दिन में 8 घंटे चलेगा तो 30 दिन में हम लोग उसको 30 से मल्टीप्लाई तो करेंगे, सिंपल मैथ। ठीक है। तो अब कहोगे सर क्या ये पूरा हो गया? नहीं, अभी तक ये वॉट में है और ये हावर में है। ठीक है। 30 दिन में कितने हावर्स हो गए ये निकाल लिया, ये वॉट में, इसके हमें किलो वॉट में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी हम किसी भी चीज को किलो में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जो वैल्यू निकल के आएगी वो किलोवाट हावर में निकल के आएगी, और किलोवाट हावर मतलब यूनिट निकल के आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये 20 से 20 कट कर दिए, ये 10 से 10 कट कर दिए। कितना आया हमारे पास में? 8 3 जा 24, 24 4 जा कितना हुआ सोचो, 24 4 जा 96 किलोवाट हावर। ठीक है। अब आपको पता है क्या ये किलोवाट हावर को मैं यूनिट लिख सकता हूं? तो हमारे पास में बिल आया 96 यूनिट का बिल आया। अब ये बिल नहीं है, ये 96 रुपीज नहीं है, ये 96 यूनिट है। अभी तक हमारे पास में यूनिट आया है यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है। अब इसे अगर हमें बिल में कन्वर्ट करना है तो एक यूनिट का कितना आता है? 3 रुपए, 3 रुपीज ऑफ चार्ज। तो क्या मैं 96 रुपीज का निकाल सकता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करके? कितना आएगा कैलकुलेट करो, इट्स 288 रुपीज। ये आया आपका एक रेफ्रिजरेटर 400 वॉट 8 आवर्स पर डे, अगर 30 डेज तक चलता है तो 3 रुपए पर यूनिट के चार्ज के हिसाब से उसका आया 288 रुपीज। ठीक है बेटा, चलो इसी के साथ हमने ये कंप्लीट कर लिया। देखो अब हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। अब हम 3 लेक्चर्स में पूरे चैप्टर को कवर कर चुके हैं। इसके PYQs आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आज डाल दिए जाएंगे। ठीक है। चलो मैं आपसे विदा लेता हूं, हमारे अगले सेशन के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, आपका प्यार बनाए रखने के लिए। हम आपसे अगले क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, बने रहिए कॉन्सेप्ट विद केस सर के साथ।